वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी आई होप सो अच्छे होंगे और अपनी DT+B की तैयारी में लगे हुए होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपको बताऊंगी DT+B में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है। देखिए सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी। किसी भी पॉइंट्स के लिए आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप मिस कर सकते हैं। सबसे मेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DT+B में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं होती। हमें एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा अगर बेल आइकन को हिट करेंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DT+B क्या आता है कि हर आपको पता है 2021 के बाद 2024 में जो कि अब एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, DT+B में PRT, TGT और PGT 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, जिसमें नॉन टीचिंग भी इंक्लूडेड होता है। PRT की बात करें, सबसे पहला जो PRT के पॉइंट्स होते हैं, PRT की बात करें तो PRT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हमारे को पता ही है। जो फर्स्ट टाइम अगर इन केस अगर भरते हैं तो उनके लिए बता देती हूँ। 12th क्लास होती है, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें या तो DLED होता है या आपका जो होता है BLED या B.Ed या डिप्लोमा वगैरह होता है। PRT में B.Ed इंक्लूडेड नहीं होता, BLED या DLED होता है या डिप्लोमा होता है। और पेपर 1 जो CTEC इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस PRT सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। DT+B का ये क्राइटेरिया है। अगर हम पेपर जो TGT और PGT की बात करें तो PGT और PGT में आपका B.Ed होना चाहिए। पेपर 2 CTEC जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए और आपका B.Ed होना कंपलसरी है। अगर B.Ed नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका जो हो गया TGT PGT हो गया। अगर इन केस अगर हम CTEC की बात करते हैं तो CTEC में जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स होने चाहिए, जबकि अगर OBC या SC ST कैटेगरी का तो 82 मार्क्स होने चाहिए दिल्ली में है। अदर कैटेगरी के लिए भी OBC के लिए है तो 90 मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 82 मार्क्स इंक्लूडेड होता है जो इस फॉर्म को भर सकती है। ठीक है, सबसे पहला है कि एग्जाम कौन दे सकता है। देखिए एग्जाम कौन दे सकता है, जो जिनका ये क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया फिर फुलफिल किया कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है। सेकेंड थिंग, आपको भी पता है कि DT+B का एग्जाम होने वाला है जुलाई तक आपके नॉन टीचिंग और PGT की कुछ पोस्टों के लिए है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर भी है जो इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहला ये हमने बता दिया। अब इसमें आता है सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस आपने DT+B ने डिफाइन कर दिया है कि सिलेबस हमारा क्या है। पार्ट 1 में जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस होगी, GK हो गया, फिर हमारी रीजनिंग होगी, फिर मैथ्स हो गया, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश। सब 20 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स का ये हो गया और 100 मार्क्स का आपका PRT का बता रही हूँ पार्ट 2 का, जिसमें हमारा जो होता है पेडोलॉजी सेक्शन होता है, जिसमें हमें 100 मार्क्स की पेडोलॉजी सेक्शन को पढ़ना होता है। अब पेडोलॉजी सेक्शन का भी बताऊंगी कैसे पढ़ना चाहिए, सबके बारे में बताएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। देखिए अब बात करते हैं TGT की। तो TGT में क्या होता है, पार्ट 1 वही सेम होता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और GK और करंट अफेयर्स जो भी है। ठीक है, सेकेंड थिंग पार्ट 2 की बात करें, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और है ना, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस जितना भी है वो पढ़ना होता है। वो भी 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का, टोटल होगा 200 मार्क्स का होता है TGT का। PGT की बात करें, PGT होता है हमारा 300 मार्क्स। पार्ट 1 जो होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह आती है वो प्लस, और आपका मेन सब्जेक्ट होता है हिंदी। हिंदी के साथ ही साथ आपका मैथोलॉजी सेक्शन आता है, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करे उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम सबसे पहले करते हैं PRT के। देखिए PRT में पार्ट 1 की बात करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि सेम होता है। हम PRT में पार्ट 2 की बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेडोलॉजी सेक्शन कहाँ पढ़े। देखिए बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करके रखनी नहीं है। रखने का मतलब यह है कि आप सिर्फ रखे जा रहे हो या नोट्स ले जा रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लेना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, आपको ये भी तो बताना चाहिए। देखिए पहले अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितना पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पहला। अगर आपने PRT का देख लिया, आपने देखा कि पेडोलॉजी सेक्शन में बहुत सारा सिलेबस है। देखिए सबसे पहला तो आपको भी पता है कि NOIS पढ़ना है, जो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें पेडोलॉजी सेक्शन में स्कोरिंग करने के लिए। अब ये भी अवेलेबल है, गूगल में आप सर्च करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा ना सही पढ़ना जरूरी है।
यही पढ़ोगे क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपके जो है पेडोलॉजी सेक्शन 100 मार्क्स का आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लोग पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक्स होगी, वो मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगी, क्योंकि अभी इतना तो पढ़िए, आपको इतना पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। पीआरटी के लिए आपको पता है, उसके बारे में भी बताऊंगी कि पीआरटी की वैकेंसी कब आएगी, कहाँ आएगी, कितनी बजे आएगी, सारा चीज़ बताऊंगी। अभी हम सिलेबस के और डिस्कस करें। अब आता है टीजीटी की तरफ। टीजीटी पार्ट 2 में आता है हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के लिए क्या करना है, आपको पता ही है, सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया है DT+B ने। DT+B ने हिंदी का सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया है। उनमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारे पॉइंट्स बताए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास बताया है, फिर उसके बाद हमारी व्याकरण पोर्शन भी आएगा, और उसके बाद हमारा जो है काव्य शास्त्र हो गया, फिर उसमें रस हो गए, अलंकार हो गए, हमारे जितने छंद हो गए, लक्षणा हो गए, उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, आधुनिक काव्य शास्त्र हो गए, फिर उसके बाद विधाएं हो गई, फिर उसके बाद हमारी पत्रकारिता हो गई। तो ये सारा सिलेबस आपका डिटेल में, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस के पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये देखा है कि इसमें व्याकरण पोर्शन भी पूछा गया। अगर टीजीटी की बात करूँ तो 100 मार्क्स में हमारा देखा गया है कि हमारा जो है मेरा जो मैंने देखा है कि व्याकरण भी उसमें इंक्लूड होती है। व्याकरण के से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100 में से कुछ, और हिंदी जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा जितना भी सिलेबस है वो पूछा गया है। प्लस आपका जो है थोड़ा बहुत आपका पेडोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है, जो ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता, वो 20 मार्क्स का होता है। मैंने देखा जो इसमें मैंने देखा है कि आपकी हर टॉपिक, जो ग्रामर की बात करूँ ना, ग्रामर में जैसे संज्ञा हो गई, जैसे हमारे क्रिया विशेषण हो गई, वाक्य से रिलेटेड हो गए, विशेषण हो गया, संधि हो गई, और हमारे जैसे ये वाच्य हो गया, ये ग्रामर पोर्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने एनालाइज किया कि वो उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे हमारा मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो मैंने उन्हीं को एनालाइज करके आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी हिंदी में मैंने जो देखा कि 100 मार्क्स का तो आपका पार्ट 1 होता है, उसके बाद 200 मार्क्स में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। देखिए कब क्या वहाँ पे सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया कि इतने इतने मार्क्स का हर सिलेबस दे रखा है कि आपके हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, हिंदी साहित्य में आपका आधुनिक काल पढ़ना है, आपको भक्ति काल पढ़ना है, आपको रीति काल पढ़ना है, फिर रीति काल में आधुनिक काल के सारे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर उसकी छायावादी युग, फिर उसके बाद हमारा जो है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद की कविताएं, फिर उसके बाद हमारे जो सिलेबस है जो आदि में, उसके बाद हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में जिसमें हमारे काव्य लक्षणा, काव्य विधा, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो है रस है, अलंकार है, छंद है, और उसके बाद हमारे ये जो सारे टॉपिक्स है ना, उसके बाद पत्रकारिता है कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता में फीचर लेखन होता है, क्या होता है, ये सारे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो कवि और कविताओं के बारे में भी पूछा गया है, हम बोल सकते हैं काव्य सौंदर्य पूछा गया है, भाव सौंदर्य पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक आपको एनालाइज करने हैं, पढ़ने हैं, मैंने देखा है। इसके साथ ही साथ आपसे ग्रामर का भी पोर्शन पूछा गया है। ग्रामर का पोर्शन पूछने का अभिप्राय यही है कि आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में अगर आपकी ऐसे वैसी ग्रामर नहीं पूछी गई, प्रायवाची पूछे गए, नए कार्ती शब्द पूछे गए, मुहावरे पूछे गए, लोकोक्ति पूछी गई है, संधि पूछी गई है, संधि में भी अलग से सारे टॉपिक से रिलेटेड है, क्रिया विशेषण पूछी गई है, संज्ञा पूछी गई है, वाक्य के भेद पूछे गए हैं। वाक्य के भेद भी ऐसे नहीं है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो नहीं, उससे भी डीपली जो हमने व्याकरण भी डीपली पढ़नी है। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से जो आपने अभी तक पढ़े वो नहीं, उसके अलावा भी डीपली पढ़ना है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में कराऊंगी। ये पूछा गया। फिर मैथोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है कि आपकी टीचिंग में पॉइंट्स बता रखे हैं। देखिए डिफाइन कर रखा है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इसमें टीचिंग क्या होती है। हम किसी भी बच्चे को क्लास के आपको एक क्राइटेरिया दे देंगे, क्लास में बैठे हुए बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। देखिए पीजीटी का पार्ट 1 की बात कर ली, पार्ट अब करते हैं हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में पार्ट 1 की बात। देखिए पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और जीके। देखिए इतना वास्ट सिलेबस है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो खत्म नहीं होगा। मेन पॉइंट है कि आपको प्रीवियस के पेपर देखने हैं कि कैसे पूछे। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये जो सारा पढ़ना है आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। कौन कौन सी? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स है। अगर आपको अपना बेस अच्छा करना है, देखिए बेस जिसका बहुत अच्छा है वो तो वेल एंड गुड, जिनका नहीं है उनको अपना बेस करना है। आपको पता है सीटेक में भी आपको 6 to 8 के इतना पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद रहता है। फिर हम 9, 10, 11, 12 का पढ़ना है और अपना हर एक पढ़ना है, हर एक पॉइंट्स को पढ़ना है। जीके और करंट अफेयर्स के 6 मंथ का आपको जीके पढ़ना है, 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जो प्रीवियस है। अगर नहीं मिलते तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल होती है, मैं उसके लिए बता दूंगी कौन सी बुक से पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट की बुक्स भी आती है, मार्केट में मैगजीन भी आती है, वो भी पढ़ सकते हो। डेली पढ़ना है, ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा। उसका टाइम टेबल भी मैं आपको शेयर करूँगी कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने के बाद अब आता है मैथ्स की बारी। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है कि आपका बेसिक क्लियर है तो आप तो अपना कोई भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कौन सी क्लास ली, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसकी बेस्ट टीचर लगता है उसकी क्लासेस लीजिए।
और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर एक टॉपिक देखिए पिछले से में सबसे ज़्यादा जैसे मैथ्स में टॉपिक पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, या फिर सिंपल परसेंटेज हो गई, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार डिस्कस भी कर लेती हूँ कि रीजनिंग में जो अगर हम पेपर 1 की बारे जनरल अवेयरनेस जो 20 मार्क्स है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है फेमस फोक डांस, पेंटिंग, टेम्पल, ये है हमारा। स्टैटिक्स जीके में हमारा करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का होना चाहिए। गेम्स, ट्रॉफी कितनी जीती, फेमस बुक्स, डेज वगैरह जो होते हैं, जैसे हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण, अभी 21 तारीख को आपका योगा दिवस होगा, तो ऐसे डेज हमें याद रखने हैं। ये हमारा जर्नल है। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में जो मैंने डिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। देखो सिंप्लीकेशन आ गया, एलसीएम एलसीएफ आ गया, डीआई आ गया यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन आ गई, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआई एनसीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, पाइप एंड कस्टमाइज, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस के पेपर है। इसके बाद हम याद करते हैं रीजनिंग। देखिए मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है। 6, 7, 8, 9, 10 तक की इनको फॉलो कीजिए, इनका बेसिक क्लियर कीजिए और आपके अपने आप ही जितने टॉपिक दिए इनको ही करना है। इसी में से पूछे गए हैं हर बार क्वेश्चन। अब आते हैं हम रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए अब हमको मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस किस किस बुक से कर सकते हो। रीजनिंग के लिए भी 20 है। टॉपिक मैं बता देती हूँ, वर्ड रिलेशन, सीक्वेंस, अल्फाबेटिक या नंबर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, रैंकिंग, शेप एंड बेस ऑफ क्वेश्चन, एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चन, एनालॉजिक रीजन और एंगल बेस्ड क्वेश्चन यानी एनालॉगिक बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारा जो होता है डाइस पूछा गया है, क्यूब पूछा जा सकता है, अल्फाबेटिक सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैंने एनालाइज करके ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद है हमारा हिंदी और इंग्लिश। देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने देखा है, इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने जो एनालाइज किया है, इसमें जो हमारे क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 10 मार्क्स का आपका जो है पैराग्राफ दिए गए, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैंने वो पैराग्राफ देखा और उसके अकॉर्डिंग देखा कि क्वेश्चन पूछे गए उस पर, और पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ईजी था। इंग्लिश की बात करें, इसके अलावा उनसे पूछा गया है स्पीच क्या होती है, एटोनमी क्या है, सिनोनिम कहते हैं, आइडलिज्म, फेसिस क्या होता है, स्पेलिंग एरर होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सारे हैं। उसके बाद हमारे से पूछा गया है क्लोजेस क्या होते हैं, क्लोजेस में भी पार्ट्स होते हैं तो वो पढ़ना है। ग्रामर में आपकी जितनी भी ग्रामर है वो आपको करनी है, ठीक है। पार्ट ये हिंदी, ये इंग्लिश की बात करिए। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में भी आपको पैराग्राफ आया गया, 10 मार्क्स से उसके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हिंदी में भाषा, संधि, शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारा पूछा गया है ग्रामर पोर्शन में जो 20 नंबर की आती है। ये टॉपिक मैंने आपको बता दी कि इस तरीके। अब है इम्पोर्टेंट है कि ये वाला टॉपिक करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए प्रैक्टिस के लिए आपका टैक्स एप्लीकेशन है, वहाँ से आप जाओगे, डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस नहीं करनी है मतलब ये जब पढ़ लोगे तो उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसके अलावा आपके पास मार्केट में बहुत सारी बुक है जो मैंने ली है। जो मैंने बुक देखी है, मुझे प्रतीक शिवाली सर की बुक्स मैंने ली हैं, वो सारी की सारी एक कॉम्बो में आती है। उसका मैंने हिंदी लिया है, हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, जीके ली है, रीजनिंग और एसएससी की भी बुक्स आप ले सकते हो। प्रैक्टिस बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं अभी कहीं बाहर हूँ जिसकी वजह से मैं आपको शो नहीं कर सकती। वो बुक्स दिखाती है। एसएससी की रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस बुक्स आती है। एसएससी की भी मैथ्स की बुक्स आती है, यानी कि आर.डी. शर्मा की बुक्स भी ले सकते हो, मैथ्स की भी आती है। वो बुक्स ले लीजिए और उससे डेली आपने प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही करना है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत जरूरी है। देखिए ये स्कोरिंग मार्क्स है पार्ट 1, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि पार्ट 1 में आपका जो क्वालिफाइड एग्जाम पहले था। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 30 मार्क्स लाके क्वालिफाई करना है, नहीं। आप जितना स्कोरिंग कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने 4 सब्जेक्ट ऐसे रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी रख लीजिए, जो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि आप किसको स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। वीक सब्जेक्ट जो भी है आपका उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, ये नहीं है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, अभी कर सकते हो अगर आपके में करने की हिम्मत है। देखिए अब बताती हूँ टाइम टेबल। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया, टाइम टेबल बताती हूँ। टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल सबसे पहला है कि आपका अगर आप हाउस वाइफ है तो उनके लिए अलग टाइम टेबल होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए अलग टाइम टेबल होता है। अगर मैं हाउस वाइफ की बात करती हूँ, क्योंकि स्पेशली हाउस वाइफ का क्या होता है कि उनके पास टाइम टेबल जो फॉलो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करना है, जो टाइम टेबल फॉलो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला की है, सपोज आप मान लीजिए आपका टाइम टेबल है कि हाउस वाइफ है, मैं घर का काम, जैसे सपोज कीजिए मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर का काम भी करना होता है और अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम शेड्यूल करने के लिए आपको क्या हो सकता है कि आपको अगर आप मैनेज कर सकते हो कि कुछ टाइम के लिए कि आप मेड रख लो या कुछ भी रख लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहला क्या है कि आपने सुबह
4 बजे या 5 बजे सुबह मॉर्निंग का टाइम रखना है। 4 से 7 बजे आप आराम से उठ सकते हो, या 6 बजे तक 1 घंटा आप पढ़ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सपोज आपका पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, पार्ट 1 में आपने रीजनिंग लिया है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आपके कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट आपने ये। और हिंदी, इसके साथ आपने एक दिन आपको क्या करना है, रीजनिंग लिया और आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए आज आपने 4 बजे से 5 बजे तक मैंने कोई एक टॉपिक लिया, मैंने डिसाइड कर लिया मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने आज रीजनिंग में एक टॉपिक लिया कि मान लो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। अब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, मैंने आज उसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया, उसके सारा एक वीडियो को पूरी कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि आपने थोड़ा देखा फिर कंप्लीट करके फिर आपने जैसे अपना काम कर लिया, ख़त्म कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 9-10 बजे आपके पास टाइम होगा, उतने बजे तक आप अपना काम फिनिश कर सकते हो। मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम टेबल शेड्यूल कैसा है। 9 बजे से बाद आपका 11 बजे तक आपका 2 घंटे हैं, अपने मेन सब्जेक्ट को देना है। मेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आपने पार्ट 1 करते जाए और मेन सब्जेक्ट रीजनिंग आज की मेन सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो किया। अब आपको जैसे 9 बजे के बाद से आपको 9 या 10-11 बजे तक अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी आपका है उसका टॉपिक डिसाइड करना है कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है। और एक जब भी आप रेगुलर डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपके पास 11 बजे के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा अपना खाना बनाना, जो दोपहर का काम है वो ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद आता है 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया। उसके बाद आप जैसे आपके अगर फैमिली में बच्चे हैं तो उनके लिए टाइम दे दिया। फिर 4 बजे आपने जैसे शाम का इवनिंग का जो भी आपका चाय का है वो बना लिया। उसके बाद आपका 5 बजे की या 6 बजे से 7 बजे के बीच में, या 5 से 6 बजे 7 बजे के बीच में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक रीजनिंग सब्जेक्ट लिया और एक इजी ले लीजिए। देखिए इंग्लिश और हिंदी जो है वो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है आपका मेन से, उसका कोई टॉपिक लिया वो पढ़िए। आपको जो आपने पढ़ा है, अभी मान लीजिए आपने रीजनिंग का टॉपिक पढ़ लिया, हिंदी में आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, आपने हिंदी का भी ले लिया मेन सब्जेक्ट का और ग्रामर भी ले लिया, तो उन दोनों को क्या करना है, आपने पढ़ने के बाद शाम को आपको 1 घंटा निकालना है, देखना है प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक ही दिन में अगर करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको रोज डेली, जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपने प्रैक्टिस की नहीं, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि DT+B में आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग का यही रीज़न होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीवियस के पेपर नहीं देखते हैं। क्योंकि प्रीवियस के पेपर देखना जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपकी जो है DT+B में आप कंफर्म होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें स्पीड बढ़ानी है, अपनी स्पीड बढ़ाने का इसलिए मतलब है क्योंकि आपको पता है DT+B में इतने कम समय में अगर क्वेश्चन कर पाना और हर एक टॉपिक को मैनेज करना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। 20-20 नंबर का है, प्लस आपका मेन सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपको डेली टाइम टेबल फॉलो करना है, अपने लिए खुद के लिए टाइम टेबल बनाना है, प्लस आपको बुक्स पढ़नी है, प्लस प्रीवियस के पेपर करने हैं, प्लस मॉक टेस्ट करना है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका 101% आपका DT+B का एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।